बजट सत्र का 16वां दिन चल रहा है। खास बात यह भी बता दें कि 1 घंटे पहले सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आइए आपको दिखाते हैं। क्या अधिकार था हमारे बोकारो जिला उपायुक्त का और किसके अनुमति से प्रतिबंधित सूची से हटाया गया? क्या इसमें वन विभाग के अधिकारी से अनुमति ली गई? मान्य सर अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि आप टाइटल सूट क्लेम करें इसके अगेंस्ट में सिविल बात करके। तो चूंकि फॉरेस्ट का पूर्व में जमीन ये थी साबित होता है, इसलिए फॉरेस्ट विभाग ने टाइटल सूट के लिए अपील किया है क्लेम के लिए। और जो गैर मुजरा जमीन के बारे में माननीय सदस्य का चिंता है, जिसमें राजस्व विभाग हम लोग समीक्षा करके निर्णय लेंगे, जरूरत पड़ेगी उनके जो उनका जो सजेशन है उस हिसाब से हम लोग टाइटल सूट का क्लेम कर सकते हैं देश में। और जहां तक एनजीडीआरएस सूची से उसको निकालने का मामला, इसमें सुनवाई होता है देश में। उपायुक्त को ये चीजें हैं कि उस प्रतिबंधित सूची से उसको सारा चीजें देखने के बाद उसको प्रतिबंधित सूची से बाहर करते हैं। चूंकि उसमें जमाबंदी कायम था, अंचल अधिकारी के द्वारा उसमें जमाबंदी टाइटल सूट का म्यूटेशन नामांतरण बात पर निष्पादन कर दिया था, हो सकता है इस कारण से एनजीडीआरएस सूची से उपायुक्त ने निकाला होगा उसको। तो चूंकि कोर्ट का मामला और अभी वर्तमान में सीआईडी का मामला भी चल रहा है कि गलत ढंग से कहीं इस पर कुछ लोग जमीन हड़पने के लिए कर तो नहीं रहे, इस कारण से ये मामला अपने आप में बहुत पेचीदगी है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए इस पर समझने के बाद ही जो इनका माननीय सदस्य का कहना है कि बाकी लोगों पर क्यों आरोप घटित नहीं हुआ, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुआ, हम लोग इसको देख लेते हैं अध्यक्ष महोदय, समीक्षा करके सांकेतिक रूप से। यदि ऐसा बनता है तो निश्चित तौर पर उन पर भी हम लोग कार्रवाई करें। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि ये जो सूची से हटाया गया, अध्यक्ष महोदय, ये जो सीओ साहब थे, जो हम लोग का जो वहां वर्तमान में सीओ थे, जिनको वहां से बर्खास्त किया गया है, तो उनका जमाबंदी गलत था, इसलिए बर्खास्त किया गया। तभी पर उसको हटा दिया गया था। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये 21.45 एकड़ जो भूमि है, ये जब झाड़ जंगल और सरकारी भूमि है, तो तत्कालिक रूप से उस समय सीओ और वहां के अधिकारियों ने क्यों नहीं टाइटल शूट किया? हमको पता है अध्यक्ष महोदय कि वन विभाग ने टाइटल शूट दायर किया है अपनी भूमि की रक्षा के लिए, लेकिन हमारे अधिकारी सरकारी जमीन पर अभी तक टाइटल शूट क्यों नहीं किया? हम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि टाइटल शूट कब होगा और ये प्रतिबंधित सूची से जो नाम हटाया गया है जिन अधिकारियों के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सरकार के द्वारा मंत्री जी? उस पर हमको सवाल। अंतिम अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग इस मामले पर समीक्षा कर लेंगे कि हम लोग टाइटल सूट क्लेम पर जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। और एनजीडीआरएस सूची की बात इन्होंने कहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग को क्यों नहीं, उससे चूंकि उनका पहला दावा था तो उनको पूछा जाना चाहिए था, एक तरफा नहीं पूछा गया। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई स्पष्ट निर्णय कर सकेंगे अध्यक्ष। अल्प सूचित प्रश्न और मेरी बात सुनो, बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। 3 एकड़ जमीन का मामला अध्यक्ष महोदय, कार्य स्टील बड़ा बना करके पूरा जमीन का बंदरगाह हो रहा है। इसलिए मंत्री से मेरा कहना है कि आप टाइम बंद करिए, कब तक आप ये करेंगे, टाइटल शूट कब तक करेंगे सरकारी जमीन की रक्षा के लिए? दूसरा में प्रतिबंधित सूची से हटाने वाली अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे? जांच तो जांच होता रहे, जांच के आधार पर ये मान्य मंत्री जा रहा है। मान्य मंत्री जी, और जांच हुआ है तभी ये बात सामने आया है। बता दी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है और उनका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ। मैं कोशिश करूंगा 3 माह के अंदर इसकी समीक्षा करके जो भी उपाय करना होगा सरकार करेगी। ठीक ठीक। अल्प सूचित प्रश्न, 1 मिनट दिया जाएगा आंदोलनकारी को, उनको चिन्हित करते हुए उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा महोदय। तो सारा खंड 3 में उत्तर दिया हुआ है महोदय। स्पष्ट जवाब है, बहुत सुंदर जवाब है। झारखंड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किए गए आंदोलन में जिन आंदोलनकारियों की भूमिका रही है, स्पष्ट आपने लिखा है, उन्हें चिन्हित करके कार्य को उपरोक्त संकल्प द्वारा गठित त्रिस्तरीय आयोग द्वारा किया जा रहा है तथा चिन्हित आंदोलनकारियों को संकल्प के प्रावधानों के अनुमान सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आपने स्पष्ट लिखा है
लेकिन आयोग में आपका जब वनांचल के नाम से जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। कोडरमा जेल में वनांचल आंदोलन में प्रकाश चौधरी जी जेल गए अध्यक्ष महोदय, 15 दिन तक जेल में रहे। प्रकाश चौधरी जी अभी सारा डॉक्यूमेंट्स जेल से निकालने के बाद आयोग में उन्होंने जमा किया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी गए, मैं नाम पे नहीं जाना चाहता हूं, जो भी आंदोलन में गए सारे लोगों को लाभ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, देखिए झारखंड आंदोलन की लड़ाई, झारखंड अलग करने की लड़ाई लड़ रहे थे महोदय, तो जो लोग हैं झारखंड आंदोलन की लड़ाई में, उसको चिन्हित आयोग के द्वारा उसको सुविधाएं मुहैया करा जा रहा। वनांचल आंदोलन कब हुआ नहीं हुआ महोदय तो देखना पड़ेगा ना महोदय, कि वनांचल आंदोलन कब हुआ है। अगर वनांचल आंदोलन किस उद्देश्य के लिए हुआ है तो देखना होगा ना महोदय, उसको जांच करना होगा महोदय, उसके बाद ही तो हम लोग चिन्ह उसको आयोग में शामिल करेंगे महोदय। क्या एक मिनट अमित जी, क्या आपको ये पूरे राज्य के लोगों को पता है कि झारखंड आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान और आंदोलन में नेतृत्व करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय गुरुजी दिसम गुरुजी शिबू सोरेन ने किया। हम कह रहे हैं कि हम लोग उस समय लाठी खाए, जेल गए, हम 3-3 बार भागलपुर कैंप जेल गए, उसका सर्टिफिकेट है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि कोई लाठी खाया, कहीं जेल गया, उस आंदोलन में इन लोगों का क्या सहभागिता है? इसलिए झारखंड आंदोलन झारखंड के नाम से अलग हुआ, और झारखंड के नाम से अलग हुआ तो झारखंड आंदोलन में जो लोग साथ दिया उन लोग को उसका लाभ मिलेगा, उसका पेंशन मिलेगा, ना कि अब कोई दूसरा लोग भी बोले कि हम लोग को भी मिल रहा। भारत सरकार ने केंद्र संपोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी कटौतियां की है, उसकी जानकारी हमने प्रश्न के माध्यम से प्राप्त करना चाहे कि भाई कितनी कटौती की है। और फिर हमने कहा कि भाई इन कटौतियों को सामंजन के लिए या फिर इन कटौतियों के कारण जो कठिनाइयां सरकार के सामने उत्पन्न होती है अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में, फिर इसे सामंजन करने के लिए प्रयास क्या कर रही है सरकार। तो सरकार ने अपने उत्तर में कही है कि सारी बातें सही है, ये स्वीकार करती है सरकार कि भारत सरकार ने राशि में कमी की है, और जो कुछ डिफर हुआ है कुछ मेरी राशि और इनकी राशि में उत्तर में, और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विभाग इसके लिए प्रयासरत भी है, इसको सामंजन करने के लिए भारत सरकार से राशि देने के लिए। अब यहां से मैं 2-3 प्रश्नों को सरकार के सामने केवल रख रहा हूं, केवल सीधे प्रश्न है मेरी ये कि विगत 3 वर्षों में जिस प्रश्न को मैंने लाया था कि भाई भारत सरकार के जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं ग्रांट, उसमें मिलने वाली राशि में कितनी कटौती हुई कुल अब तक, मैंने ये जानने का प्रयास किया है टोटल कि भाई क्या मेरा एलोकेशन था और कितनी कटौती हुई। पहला ये, क्या इन कटौतियों से जो योजनाएं प्रभावित हुई उससे गरीब गुरुआ इस राज्य के लाभ से वंचित, वो कौन सी योजनाएं मुख्य रूप से थी जिससे गरीब गुरुआ को प्रभाव पड़ा? ये आवास से योजनाएं थी कि सड़क की योजनाएं थी? क्या सरकार के पास इसकी कोई सूची है? और तीसरा मैंने कहा कि क्या सरकार ने कोई तुलनात्मक अध्ययन, जैसे जो मेरे ध्यान में है कि जैसे बगल के बिहार है, जो मुझे पता है कि बिहार की 70% राशि भारत सरकार देती है, भारत सरकार से लेती है, मात्र 30% वो अपना इनकम जनरेट करती है। क्या राज्य सरकार, जो मैं कह रहा हूं, जैसे जो मेरे 2023-24 की जो मेरे पास गणना है कि बिहार को भारत सरकार ने कर में हिस्सा और ग्रांट इन रेट में दोनों मिला के 1,65,000 दिया अध्यक्ष महोदय, और हमारे राज्य को 40,000 और में लगभग 46,000 ही करोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन सरकार ने की है, और अगर की है तो फिर सरकार कैसे प्रभावी कदम उठाए भारत सरकार के पास ताकि हमें इस राज्य को भी हिस्सेदारी मिल सके? ये मेरे सीधे प्रश्न है, ये मैंने सरकार से जानने का प्रयास किया है। मान्यवर
आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि आंकड़ों को छोड़ दें तो कमोबेश जो भावना उनके प्रश्न में ध्वनित होती है वो भावना सही है। भारत सरकार से ग्रांट और केंद्रीय करों में हिस्सा या जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलने वाली जो राशि राज्य का अधिकार है उससे इस राज्य को वंचित किया गया है और निश्चित रूप से केंद्रीय करों में हिस्सा या ग्रांट अगर सरकार को नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में तमाम योजनाएं प्रभावित होती हैं। गरीबों से लेकर राज्य की योजनाओं पर इसका दुष्परिणाम पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं और एक राज्य अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से जो नीतिगत तरीके हैं उन तरीकों के माध्यम से लगातार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रख रहा है। हमें अन्य भी उपाय करने पड़े हैं, हमें न्यायपालिका की भी शरण लेनी पड़ी है और जो भी यथासंभव प्रयास है राज्य सरकार उनको कर रही है। लेकिन इस बात को मैं जरूर आपके माध्यम से सदन में घोषित करना चाहूंगा कि भारत सरकार के रोड़े अटकाने की मंशा के बाद भी झारखंड के विकास की गाड़ी रुकी नहीं है। मान्यवर, यह हमारे नेतृत्व क्षमता का परिणाम था, उनके दूरंदेशी सोच का परिणाम था कि राज्य अपनी उसी गति से आज चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर केंद्रीय करों में हिस्सा और ग्रांट मिलता तो यह राज्य आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में होता। माननीय सदस्य ने जो दो अन्य पूरक पूछे हैं वो इसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। सरकार ने भी ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है जिससे ये पता लगे कि केंद्रीय करों और ग्रांट की राशि नहीं मिलने के चलते हमारे राज्य के गरीबों के जीवन स्तर पर इसका क्या असर पड़ा है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझको लगता है कि एक अध्ययन करा के इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना और यह दर्शाना कि भारत सरकार की सौतेले नीतियों के चलते झारखंड का विकास प्रभावित हुआ है, ये राज्य के लिए एक बेहतर कदम होगा और हम लोग जरूर से प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं सहयोग ही कर रहा हूं, सरकार के सहयोग के रूप में इस प्रश्न को है मेरे तरफ से। मैं केवल मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं सरकार को कि भाई इसलिए आपने भी खुद माना कि ऐसे चलिए बोलिए, जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय काल भी आदरणीय हेमंतलाल बाबू इस विषय को उठाए, आज भी इस विषय को उठ रहा है। इसलिए माननीय मंत्री लोगों से आग्रह है या जो भी माननीय सदस्य फोन लेकर के आते हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मैं कह रहा था, चलिए ब्रेक हो गया। चलिए, मैं कह रहा था ये कि यह जो असेसमेंट करने की बात आई है, क्योंकि आए दिन ये बात सामने आती है कि सरकार केवल राजनीति कर रही है इस नाम पर, इसीलिए ये फैक्चुअल एंड फैक्ट्स जरूरी है। मैं इसलिए आपके सामने रखा कि जो आप सबको जो पड़ोसी राज्य खास करके जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आप देखें ये 1 घंटे का है कि भाई 1 घंटे में सामने बातें आ जाएगी कि भाई उनको क्या दिया और हमको क्यों नहीं दिया। और पहले भी सरकार ने एहसास की, इसलिए तो मुख्यमंत्री आवास योजना, आबू आवास योजना आपने प्रारंभ किया कि भारत सरकार ने आपके पैसे को रोका। मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में दे रहा हूं। इसीलिए फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें सामने आनी चाहिए, सरकार को असेसमेंट कराना चाहिए। और ये जो 3 वर्षों का खास करके जो आपने फिगर रखा है, ये उद्धृत करना चाहिए ताकि भाई हमें इतना घाटा हुआ केंद्र प्रायोजित योजना से, ग्रांट यूनिट्स के कमी के कारण, फिर हमारी जो करों में हिस्सेदारी है, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ अध्यक्ष महोदय, जो ये कंज्यूम बेस होने के कारण हम तो अपने मार खा गए, तो भाई हमें कितना घाटा हुआ। और फिर उसके अलावे अलग से बिहार को पैसा दिया, हमें नहीं दिया। तो अगर हम इन तथ्यों को सामने मजबूती से ना रखें तो फिर मेरी लड़ाई, राज्य की लड़ाई कमजोर होगी। इसीलिए मेरा बस अंतिम आग्रह है, कोई विषय नहीं, अंतिम आग्रह यह है, महत्वपूर्ण विषय इसलिए कह रहा हूं कि भाई सरकार ये असेसमेंट कराए कि जब से 2014 से खास करके जब से सत्ता में मोदी जी और अमित शाह जी गए हैं, उनकी नजर टेढ़ी रहती है जहां उनके विचारों की सरकार न रहती है। तो 2014 से हमने कितना घाटा इस राज्य ने सहा, उसका असेसमेंट कहां कटौती हुई और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं। बस इतना ही। मान्यवर, आप और प्रश्न है मैडम, अब अभी आप शुरू में सबसे पहले तो आप ही को दिए, आप पूरा समय आपको दिए। मान्यवर,
विधानसभा चलिए नहीं, सब होते, ये सब धन्यवाद। छोटे-छोटे चीज होते हैं। माननीय सदस्य का जो सुझाव है वो ग्रहण करने योग्य है और मैं भी सहमति व्यक्त करता हूं कि एक व्यापक अध्ययन करके सरकार इस पर एक रिपोर्ट जारी करेगी कि पिछले वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से ऋण और ग्रांट के तौर पर, अतिरिक्त सहायता के तौर पर पड़ोसी या निकटवर्ती राज्यों को क्या मिला है और हमारा क्या हिस्सा कटा है। ये बातें हम लोग एक अध्ययन के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाकर बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। नागेंद्र महतो जी, तारांकित प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बेको पश्चिमी पंचायत के ग्राम घंगरी निवासी रियासत अंसारी के अर्धनिर्मित भवन में 2021 में अवैध बंदूक फैक्ट्री का संचालन का उद्भेदन हुआ है और ये उद्भेदन पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना कांड संख्या 502-21-23-9-21 से संबंधित है। रियासत अंसारी जो जीटी रोड घंगरी में उनका घर अवस्थित है और उसमें उद्भेदन हुआ और उनका घर को सील किया गया और फिर ये रिपोर्ट आया है यहाँ से, जो समिति आपका सरकार का जो उत्तर आया है कि उस पर किसी तरह का कोई चीज उसके घर से बरामद नहीं हुआ है। अगर बरामद नहीं हुआ तो रियासत अंसारी के घर में केस कैसे हुआ, उसका घर सील कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र के गांव घगरी में रियासत अंसारी के अधिनियम मकान में 2021 में अवैध बंदूक बनाने के फैक्ट्री का संचालन को उद्भेदन हुआ। महोदय, ये मामला कुल्टी थाना बंगाल, कुल्टी थाना कांड संख्या 502-21 का मामला है। दिनांक 25/9/2021 का मामला है। महोदय, वहां कुछ असामाजिक तत्वों को गिरफ्तारी हुई थी महोदय, और गिरफ्तारी के उपरांत उस पर कांड दर्ज हुआ था महोदय, और उसके स्वीकारात्मक बयान के आधार पर यहां जांच पड़ताल करने बंगाल पुलिस आई थी महोदय। और जब बंगाल पुलिस उस निशानदेही घर पर पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला महोदय, तो बंगाल पुलिस वापस चली गई महोदय। और चूंकि झारखंड में मामला दर्ज भी नहीं हुआ महोदय, बंगाल की मामला है महोदय, ये माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे, वहां से कोई भी सामान, कोई भी आपत्तिजनक सामान, कोई भी हथियार, किसी तरह का आग्नेयास्त्र नहीं मिला था महोदय। फिर उस मकान को सील क्यों किया गया? अगर कुछ नहीं मिला, सील क्यों किया? बहुत दिन तो सील रहा। हमारे घर से जस्ट बगल में जीटी रोड में है, वहां मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत दिनों तक सील रहा। इसके बाद बंगाल पुलिस झारखंड पुलिस से मिली, हमारे बगोदर थाना से, बगोदर गिरिडीह एसपी से, अब मिलजुल करके उसको लिपापोती का काम किया गया। स्पष्ट है मान्य। ये पुलिस की एक प्रक्रिया है महोदय, जांच होता है, पुलिस आई, उसमें ऑफिशियल का, फिंगरप्रिंट्स का, कई तरह की जांच की महोदय, और जांच उपरांत वहां कुछ नहीं मिला तब उसको सील खोल दिया गया महोदय। ऐसी कोई भी वहां आपत्तिजनक सामान नहीं मिला था महोदय, जिसके चलते उसको सारा टेक्निकल चीजों को देखते हुए उसके बाद उसको सील खोल दिया गया महोदय। महोदय, मंत्री जी का बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि कुछ नहीं मिला। बात तो सही है, कुछ मिलेगा क्या? इसका पहले सब आउट हो गया, मिलेगा क्या? इस पर कितने दिन तक आंदोलन चला, काफी अखबारों में प्रचार प्रसार हुआ और बोलते कुछ नहीं, इसको बचाने का कोशिश किया गया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक मैं तो नहीं लगा रहा हूं, जो वस्तु स्थिति आई है उस पर मैं सवाल कर रहा हूं, मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूं। माननीय सदस्य, मंत्री जी का बात तब सुन लिए, तो अगर कोई तथ्य तो दीजिए उनको। हमारे पास कोई सबूत का, हम प्रशासन तो नहीं है, नहीं, प्रशासन अगर ने लिपापोती किया है ना, ऐसा कुछ प्रशासन से जांच करावे। चलिए, माननीय सदस्य देवेंद्रनाथ कंवर जी। देवेंद्रनाथ कंवर जी, देवेंद्रनाथ कंवर जी। देवेंद्र कुंवर। और देवेंद्रनाथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। चलिए, हम लोग बहुत दिन साथ थे।
आज कुंवर जी पहला झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक थे। बोलिए और जी। नहीं, हम लोग साथ थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही विधायक थे 5 साल पटना में, हम बराबर साथ जाते थे इनका। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल छोटा सा है। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर कांड संख्या 145/24 दिनांक 15/7/24 धारा 103(1) 3S BNS के तहत दर्ज मामले के अनुसंधान के पश्चात कांड की धारा 107(54) BN के अंतर्गत अब तक 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। संतु भैया, आज जो उत्तर आया हुजूर, उसमें ये दिया गया है, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षक के दौरान मृतिका सृष्टि को भारती की हत्या करने, अपहरण की साजिश रचने एवं उसके साथ लैंगिक अपराध करने का साक्ष्य नहीं पाया गया। तो हुजूर, मेरा ये आसन से अनुरोध है, क्या ये बात सही है कि बरनी थाना कांड से मृतिका सृष्टि कुमारी की उम्र 15 वर्ष है। इस थाना कांड में पॉक्सो एक्ट अपहरण, साजिश रचने तथा हत्या करने की बात पुलिस अनुसंधान में न लाकर आत्महत्या करने की बात बताई, जो गलत है। अगर हुजूर हत्या नहीं हुई तो ये तीनों आरोपी कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा गया? ये तीनों जो आरोपी हैं हुजूर, उन तीनों का नाम जो आज यहाँ दर्ज है, प्रहलाद राय, निरंजन कुमार, अनुसंधान को आयोग धारा में नितेश कुमार रंजन एवं प्रहलाद दास, ग्राम गुड़िया, थाना मधुपुर, जिला देवघर, पंकज कुमार यादव उर्फ डेंजर। आप बता सकते हो हुजूर, जिसका नाम डेंजर हो वो कैसा काम करता होगा? और इसके साथ में उसके और सहयोगी हैं अभियुक्त अरुण कुमार दास और महावीर महारा, ग्राम कुटुहाट, थाना पथराडी, ओपी, जिला देवघर। ये तीनों का नाम, अगर हत्या निमित्त मुझे तीनों नाम आया कैसे? तो ये तीनों हत्यारे का नाम जो आज इस कांड से हटाया जा रहा है, इसमें पुलिस की संलिप्तता है, इसमें कोई अनुसंधान नहीं हुआ। आज जो हुजूर, मैं जो ये बात उठा रहा हूं, आज देखिए राज्य के सर्वोच्च पंचायत में छात्राएं आई हुई है, मेरी बेटियां आई, आप हम सबों की बेटियां आई, बहन आई, आज इस सदन को सुनने आई है कि आज ये छात्राएं की जो हत्याएं हो रही है बाहर पर, आज संथाल परगना में दुमका, देवघर, मधुपुर, ये उच्च श्रेणी संस्थान की शिक्षा होती है हुजूर। अपने बच्चों को वहां पढ़ाई होती है। मैं भी 4 बेटी का बाप हूं, मैं भी उच्च शिक्षा पढ़ाया हूं हुजूर। आज ये हत्याएं होगी तो ये आप बताइए बेटियां बहन क्या सोचेगी? आज इस सदन में अभी मंत्री का जवाब ले लेते हैं। जी, जवाब मेरा ये हुजूर, उच्च न्यायालय जांच होनी चाहिए, सर्वोच्च उच्च न्यायालय जांच होनी चाहिए या सीबी जांच होनी, उच्च स्तरीय न उच्च न्यायालय? जी जी, उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय जांच होने चाहिए और या सीबी जांच होनी। आज हुजूर सदन में आपके माध्यम से मैं ये सदन के नेता को ये कहना जरूर चाहूं कि आधी आबादी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अगर वो उच्च स्तरीय जांच नहीं हुआ हुजूर, सीबीआई जांच नहीं हुआ, तो हम ये बेटियों का है, बहनों का क्या होगा हुजूर? इस राज्य का ये दुर्भाग्य सुन रही है, ये माननीय मंत्री आंखों से देख रही है और सुन भी। इतना ही कहना है। निश्चित तौर पर बड़ा पीड़ादायक मामला है महोदय। एक 15 वर्ष की छात्रा की मौत हो गई, लेकिन अगर आप FIR की कॉपी, जो माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे थे, अगर इसकी FIR की कॉपी आप देखेंगे महोदय, उनके पिताजी के बयान पर ही FIR हुआ है महोदय, और FIR हुआ है महोदय, और उसमें हमारी पुलिस 103 सेक्शन 1 पर FIR की /1 पर, यानी हत्या का मामला दर्ज हुआ है महोदय। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनुसंधान हुआ। इसके लिए अनुसंधान के क्रम में यह देखा गया कि जांच में यह पता चला कि इनका 2 लड़कों के साथ क्लासरूम में हो या अगल बगल के लड़कों के साथ दोस्ती थी। ये खाना खाने गया और
आवेदन के मूल एफआईआर में भी आवेदन में लिखा हुआ महोदय कि जहर पिला दिया गया, तो जहर पिलाया गया, हत्या के नियत से जहर पिलाया गया, ये बात की पुष्टि कर रहा है कि, लेकिन महोदय इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं पर भी यह बात नहीं आया अनुसंधान में महोदय कि इसकी नियत थी उसको हत्या करने की, कहीं पर नहीं आया महोदय, जिसके चलते ये बाद में अनुसंधान के बाद 107 यानी सुसाइड करने का मामला इसमें इन्वेस्टिगेशन में फिर उसको प्राथमिकी जो धारा लगा हुआ था उस धारा को संशोधन किया गया महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि इसमें अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है महोदय, कहीं से अभियुक्त बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है महोदय। आप देखेंगे इस आवेदन के वर्णित तथ्यों को अगर अवलोकन करेंगे, यहाँ 2 नामजद एफआईआर था महोदय, नामजद अभियुक्त 2 ही थे, इन्वेस्टिगेशन में तीसरा अभियुक्त को लाया गया महोदय पुलिस के द्वारा, और तीसरा अभियुक्त कौन? अप्राथमिक अभियुक्त अरुण कुमार दास, पेशर महावीर महारा, ग्राम कुटुटाण, थाना पत्थरगढ़ा, ओपी, जिला देवघर के विरुद्ध उस पर भी चार्जशीट किया गया महोदय, उस पर भी चार्जशीट किया गया महोदय। तो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं हुजूर। मेरा ये कहना है कि पिता के बयान से एफआईआर दर्ज हुआ, लड़की का भी बयान नहीं लिया गया है, मरणोपरांत लड़की का भी बयान नहीं लिया गया हुजूर, इसलिए उसको जांच किया जाए, के पूर्व उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच किया जाए या सीबीआई जांच कराया जाए हुजूर। मृत्यु हुई महोदय। और माननीय सदस्य की जहां चिंता है, अगर हम आज भी हमारी सरकार संवेदनशील है महोदय, और इस विषयों में अगर कोई भी दोषीवार है तो हम लोग कभी नहीं बख्शेंगे महोदय। अगर माननीय सदस्य के पास कोई इनपुट है, चाहे सामाजिक तौर पर हो या इधर उधर से कहीं से भी हो, अगर आवश्यकता होगा तो रीओपन करेंगे केस को महोदय, चार्जशीट हुआ तो रीओपन करेंगे महोदय केस को। हुजूर मेरा कहना यह है कि जो भी हत्याएं हुई है, उस पिता के जहां वो लड़की हॉस्टल में रहती थी, उस लड़की के माने जो रूममेट है या उस मकान के मालिक है, उससे माने मोबाइल से जो बात हुई है, जो उसका माने संपर्क हुआ, वो सारा है। अगर आप चाहें तो हम सदन को यहाँ उपस्थित दे सकते। ठीक है, उसको दे दीजिए मंत्री जी को। जी हाँ, धन्यवाद बाबू, अब समय नहीं है, चलिए एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फर या जो भी मिला करके दिया गया, मेरा ये कहना है कि आज के दिन केस के अंदर कहीं भी देखते होंगे पूरे इंडिया के अंदर कि यदि कोई उकसाने का भी प्रयास करता है, कोई उसके लिए प्रेरित भी करता है या दबाव भी बनाता है, जिसके कारण कोई सुसाइड करता है अध्यक्ष महोदय, तो उस पर कार्रवाई होती है अध्यक्ष महोदय। तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक हो गया, आपने तो कह दिया कि कोई इनपुट अगर है माननीय सदस्य तब दे। श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन। स्थित विश्व विख्यात मां भद्रकाली मंदिर का अति महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में समग्र पर्यटकीय विकास करने हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त स्थल का संपूर्ण पर्यटकीय विकास हेतु सूचीबद्ध परामर्शित प्रस्ताव प्राक्कलन तैयार कराया जाएगा एवं बजट उपलब्धता के आधार पर योजना को स्वीकृति जाएगी। इसमें महोदय मुझे विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक बार आप इसको समझाने का कष्ट करें। एक तो आपने निर्देश भी दिया है, उसके बाद आपने एक प्रावधान दे दिया है कि उस समय के बजट के अनुसार किया जाएगा, तो मुझे मंशा साफ नजर नहीं आ रही महोदय। ठीक, माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य 2 चीजों को जानना चाह रहे हैं। पहले ये एक जो समग्र कॉरिडोर बनाने की जो बात थी, इस कॉरिडोर में जो परिस्थितियां थी उससे हमने इनको अवगत कराया। हमने इनको बहुत स्पष्ट कहा कि वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरित नहीं हो सकती है। तो ये बार बार जो इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि वन विभाग ने उसको टूरिज्म को हस्तांतरित करा दिया है, मैं संयोग से पर्यटन मंत्री भी हूं, मुझको कोई जानकारी नहीं। और मैं पुनः कहता हूं कि अगर ऐसे हस्तांतरण का कोई भी कागजात आपके पास है तो कृपया आप उपस्थापित कराएं।
अब दूसरा विषय जो इन्होंने कहा कि इसमें विरोधाभास दिख रहा है और मंशा नहीं दिख रही है। मान्यवर सरकार की मंशा साफ है। 160 करोड़ का कॉरिडोर अगर नहीं बन सकता है तो जो वन क्षेत्र से बाहर की भूमि है उसमें पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने के लिए मंत्रालय के द्वारा उपायुक्त चतरा को एक पत्र लिखा गया है और यह मांगा गया है कि जो भूमि विवाद रहित है या मंदिर के अधीन है उस पर हम लोग क्या काम और कर दे सकते हैं वह आ जाएगा, तो निधि की उपलब्धता के अनुरूप हम लोग उसमें आगे काम कर देंगे। ठीक है उज्जवल जी। महोदय, मुझे जो पर्यटन को स्थानांतरित किया गया है जो उसकी सूचना है मैं उसके कागजात भी उपलब्ध करा करके जल्दी आपको वहां पे प्रस्तुत कर दूंगा। और मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि मां भद्रकाली का मंदिर उसके विकास में हम लोग सभी कोई मिल करके उसका सहयोग करें। सरकार से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन बिस्कुल कोंगाड़ी जी, 1 मिनट बोलिए। महोदय, मेरी महत्वपूर्ण सूचना आप सबके भी ध्यान में होगा कि कल पूरे राज्य में कई जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुआ। और ओलावृष्टि इस प्रकार अध्यक्ष महोदय कि एक एक टुकड़े ओला का 400 ग्राम तक गुमला में गिरा है जो लोगों ने सूचना दी है। कई लोगों के घर टूट गए हैं, कई काफी फसलें बर्बाद हुई अध्यक्ष महोदय। जो तत्कालीन सुविधाएं हैं, वैसे राहत तो बाद में मिलेगा यह निश्चित है, लेकिन लोगों को जो तत्कालीन सुविधाएं सरकार संज्ञान में लेते हुए उन्हें तत्कालीन सुविधाएं दे, क्योंकि लोग बड़ी तंग और तबाह हो चुके हैं। नमन बिस्कुल कोंगाड़ी जी, उनको बोलने दीजिए तब आपको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, 1 मिनट हम आपको भी दे रहे हैं। आपको एक नंबर में ध्यानाकर्षण में मेरा है महोदय, क्या उसको पूछूं? 1 नंबर में जी 22 तारीख 22 आज 21 है। आज नहीं है आपका। हाँ, आज अभी आप तक नहीं पहुंच पाए हम लोग। ये तो हो गया है, ये हो गया है। बोलिए कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है। चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र जंगल पहाड़ क्षेत्र से आच्छादित है और वहां जल का बहुत भारी संकट है। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। जो लक्ष्य था अध्यक्ष महोदय 63,686 का, जिसमें से 61,783 में जल उपलब्ध कराने का रिपोर्ट आया है, जो 97% दिखा रहा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं हमारे माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह जो आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय, इसका विरोध मैंने पहले भी किया है कि यह आंकड़ा झूठा है। इस आंकड़ा को सबसे पहले तो अपडेट फिर से किया जाए, सुधारा जाए अध्यक्ष महोदय। और आज भी बहुत हमारे क्षेत्र में 50% बाकी है, इसलिए पहला काम कि इसे सुधार किया जाए, इस आंकड़ा को फिर से रिवाइज किया जाए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में वृहद जल नल योजना के तहत कोलीबिरा प्रखंड में 7-8 साल पहले बना था, जो पूरा पंचायत को जल सप्लाई करता था। लेकिन उसी समय से शुरू दिन खाली चला और आज तक वह नहीं चला है। जो कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोलीबिरा प्रखंड के अघरमा का है, जो हमारा प्रखंड वाइज 5 प्रखंड का जो लिस्ट है उसमें भी वो है। इसमें दिखाया गया है कि जलापूर्ति चालू है। माननीय सदस्य अभी तक क्या पूछना चाहते हैं उस विषय में क्लियर नहीं हुए। आपका प्रश्न का तो विषय है कि हर घर नल जल योजना के तहत
2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र में 50% घरों को तक ही नल जल योजना का तहत शुद्ध पहुंचाया जा सकता है। जानकारी हो तो मेरे विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जंगल पहाड़ है, दुर्गम इलाका है, पिछड़ा इलाका है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार उपरांकित इन महत्वपूर्ण समस्या को गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए सभी घरों में नल जल योजना का तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से मांग किया। यही ना मूल विषय। अब मंत्री जी से पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय विधायक का क्षेत्र जो है महोदय अति पिछड़ा है, अपने स्वीकार भी कर रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। लेकिन अगर पूरक को आप देखें महोदय, उनकी पूरक प्रश्न को अगर आप देखें तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है महोदय, स्पष्ट कराना चाहेंगे माननीय सदस्य में। एक लाइन में पढ़ देता हूं अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा उनके विधानसभा का, परंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक करीब 50% घरों में ही नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सकता है। यानी संभावनाएं नहीं है क्या महोदय वहां पहुंचाने की? पहला एक। दूसरा, अगर पहुंचा है, अगर ये कहते कि मात्र अभी 50% ही पहुंचा है, तो उसके आलोक में हम एक, चूंकि उनको रिपोर्ट दिया गया है महोदय, और निश्चित तौर पर पानी के प्रति हम सब लोग गंभीर हैं और पानी हमारा जल है तो जीवन है, तो इसमें हम जो उनको रिपोर्ट दिया है महोदय कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में 63,666 अदद घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरोध में 61,783 घरों पर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है महोदय, जो कुल लक्ष्य का 97% महोदय। तो क्या ये तथ्य सही नहीं है क्या महोदय, वो जो कहना चाह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि ये जो 97% जो लक्ष्य प्राप्त है, ये इसको फिर से जांच किया जाए, अपडेट किया जाए, क्योंकि 97% राजेश जी आपको मदद कर रहे हैं। राजेश जी माननीय सदस्य का, चूंकि मैं भी हस्ताक्षरी हूँ महोदय जी जी, माननीय मंत्री जी आंकड़ों की बाजीगरी में मत जाइए, हकीकत जो धरातल पे है उस पे जाइए। और मैं आप मेरे क्षेत्र में भी है, वही हाल आपको कोलेबिरा में भी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पूरक में कहा कि आपने जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा ही गलत है। और इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो रिपोर्ट आया है, इतने घरों में जलापूर्ति शुरू हो गई है। जो माननीय सदस्य चूंकि क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो वहां शिकायतें आती हैं। तो आपको देखना है माननीय मंत्री जी कि आप अपने विभाग के द्वारा जो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया उससे मानेंगे, या माननीय विधायक जो प्रश्न उठा रहे हैं उन आंकड़ों पे आप उस पे ये करेंगे। एक सिर्फ कोलेबिरा की ही बात नहीं है, मेरे क्षेत्र खिजरी में भी यही स्थिति है। तमाम माननीय सदस्यों का मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, केंद्र सरकार की योजना है। विगत दिनों आपने कहा कि भाई पूरा पैसा हमको नहीं मिल पाया है, पैसा की कटौती की गई है, लेकिन जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो सरासर आंकड़ा से हम लोग भी संतुष्ट नहीं है। भूषण बाजी, क्या हमारे दोनों एक करते हैं, और जिस तरह महोदय जिस तरह से जानकारी दी गई है, ये सरासर गलत है महोदय, और ये गुमराह करने वाली, सदन को गुमराह करने वाली जवाब है महोदय। जिस तरह से हम लोग वहां देख रहे हैं सिमडेगा में, तो महोदय वहां जिस तरह से कहा गया है कि सिमडेगा जिला का कार्य प्रशंसनीय है, लेकिन ये गलत है। वहां देखिए 1,30,131 यानी जल नल परिवार में लगना है महोदय, और इसमें 1,20,000 ये लोग दिखा रहे हैं कितना बन गया है, लेकिन ये बना नहीं है सर। वहां बताना चाहेंगे, वहां 10 प्रखंड है हमारा और 94 पंचायत है। किसी भी पंचायत में आप घुस के देख लीजिए, किसी पंचायत का किसी भी गांव में आज तक उस तरह से नल जल योजना का पानी का लाभ वहां के ग्रामीण उठा नहीं रहे। और जिस तरह से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जिस तरह से जानकारी यहाँ दी गई है मंत्री महोदय, ये गलत जानकारी है। आप किससे हो गया? माननीय मंत्री, आंकड़ा से आप लोग सहमत नहीं है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि आंकड़ा को चुनौती दे रहे हैं, तो महोदय इससे पहले से सहमत नहीं है। ठीक। तो वे माननीय सदस्यों को तो पहले बताना, चूंकि राजेश जी को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार की अकेले योजना नहीं है महोदय, 50-50 है। 50% केंद्रांश है तो 50% राज्यांश है। इसलिए केवल केंद्र की योजना नहीं, हाँ ये शर्तें जरूर है कि केंद्रांश मिलेगा तब हमको जाकर के राज्यांश मिलेगा, ये शर्तें हैं महोदय। तो माननीय सदस्य को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं। दूसरा जो महोदय, जो माननीय तीनों सदस्य के द्वारा जो हस्ताक्षरी है उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि महोदय जो विभाग के आंकड़े हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं, वो भ्रामक है, गलत है, तथ्यों से परे है। तो मैं महोदय इस पर हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवा करके हम माननीय सदस्यों को और सदन को भी अवगत कराएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा 6 साल से बृहद जल नल योजना चालू ही नहीं हुआ है, सिर्फ एक दिन चला। सिर्फ मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूं इसको चालू करा दे। ठीक। जिसमें से है कोलीबिरा प्रखंड का धर्मा हो गया, बोलबा प्रखंड का बोलबा खास और पालेमुंडा, ये 3 योजना है। इसे 6 साल से चालू था पर अभी तक चालू नहीं हुआ है। और खेती टांगर में जो नया चालू किया गया है वो भी अभी तक अधूरा है, ठीक से पानी सप्लाई नहीं है। और मैं उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष महोदय 3 पंचायत का भेजा दे रहा हूं, जो एक पंचायत में 12-13 जल मीनार खराब है, ये उदाहरण है। ठीक, इसी तरह सभी पंचायत में है। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी, हो गया, आ रहा है, कागज आ रहा है, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुरेश जी, 1 मिनट सुरेश जी, ठीक है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी 1 मिनट सुरेश जी, 1 मिनट बोलिए। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोगों की सूचना पे कम से कम आपके आसन से बहुत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। क्या सूचना है? कल का जो बारिश हुआ अध्यक्ष महोदय, हमारे भवनाथपुर विधानसभा और गढ़वा जिला में कई ऐसे प्रखंड है, खरौंदी प्रखंड से लेकर तमाम ऐसे विधानसभा में प्रखंड है, बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। पूरा का पूरा खेत जो है खत्म हो चुका है अध्यक्ष महोदय ओलावृष्टि से। मैं आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, तत्काल कुछ व्यवस्था कराई, सूचना भी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि ओलावृष्टि को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए तत्काल व्यवस्था कराया जाए अध्यक्ष महोदय। इस सूचना आ गया है। चलिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा सरकार की तरफ जो प्रयास है वो बता दे अध्यक्ष महोदय। अभी सूचना को ग्रहण कर लीजिए माननीय मंत्री जी, ग्रहण भी कर लिया अध्यक्ष महोदय। और एक अपडेट है अध्यक्ष महोदय, पूरे हाउस को दे दिया जाए आपके माध्यम से कि हम लोगों ने सभी उपायुक्तों को ये सूचित कर दिया है कि हर एक प्रखंड से रिपोर्ट 3 दिन के अंतर्गत मंगा लिया जाए और फिर जो भी मुआवजा राशि उपलब्ध कराना अध्यक्ष महोदय आपदा प्रबंधक विभाग से हम लोग कराने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महोदय देवघर जिला के अंतर्गत शहरी जलापूर्ति के लिए महोदय भीषण गर्मी के साथ साथ देवघर में भारी जो है घोर संकट जल का आता है महोदय। बार बार जो है यह सवाल पानी के लिए उठता है देवघर के लिए महोदय। वहां जो है 19 से ही योजना चालू है महोदय, 19 से चालू है और 314 करोड़ का योजना है महोदय। और यह पानी जो है देना था पाइप लाइन द्वारा 79 डैम से देना था शहर को पानी महोदय, लेकिन अभी तक जो है मझधार में है, कछुआ के चाल में जो है काम हो रहा है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द पूरा करने का समय दिया है महोदय 2026 में। अब बताइए महोदय, इतना संकट हो रहा है, अभी जो है वहां 78 टैंकर द्वारा पानी जो है दिया जा रहा है महोदय शहर को। कितना घोर संकट है महोदय। इसलिए
माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि यह संकट जो है दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए और पाइप द्वारा शहर को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जल व्यवस्था किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न देवघर में जलापूर्ति से संबंधित है। मैं जरा सा उनको करेक्ट कर देना चाहूंगा कि यह योजना 2019 से चालू नहीं है। यह योजना 27/9/2019 को मान्यवर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021 में इसके लिए निविदा निकाला गया। निविदा का निष्पादन 3/7/2020 को हुआ और एक 287 करोड़ रुपए की यह योजना उसके बाद से प्रगति पर है। मान्यवर, सदन में बैठकर विभाग पर दोषारोपण कर देना, बाकी चीजों पर कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब योजना के क्रियान्वयन के तरीके होते हैं तो विभिन्न विभागों से जो एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया है इसमें बड़ा विलंब लगता है। जब राज्य सरकार के अधीन के अगर विभाग हों तो आपसी सामंजस्य स्थापित करके हमारे विभाग के सचिव आपस में समन्वय स्थापित करके योजनाओं को ससमय पूरा करने का प्रयास कर लेते हैं। मान्यवर, लेकिन जब यह मसला एनएच के आरओडब्ल्यू में आता है, जब यह मसला वन भूमि में आता है, जब यह मसला रेलवे लाइन में आता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करना एक बड़ा 19 में ही चालू हुआ और अभी प्रगति पर जो है 68% है महोदय, और ये बता रहे हैं कि 26 में हम इसको पूरा कर देंगे। तो इस चाल में महोदय 26 वर्ष में पूरा नहीं होगा। इसलिए महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय थोड़ा हिरन का चाल से चल के इसको ठीक किया जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा चाल द्रुत करिए, द्रुत गति से करिए। ठीक है मान्यवर। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका नंबर 10 है, प्रश्न का नंबर 10 आपका नहीं, हमको प्रश्न के आपके प्रश्न का नंबर 10 है। मैंने हम लोग 10 थोड़ा कर लिए। अच्छा, 10 तो कर लिए। आप एक ये बताइए, क्योंकि हमको कहवा नंबर है उससे मतलब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का उत्तर पढ़ लिया है और सरकार ने विभाग जो भेजा है उसको हूबहू उसी रूप में, और विभाग ने बड़ा दरियादिली दिखाया है जिसके बारे में हमने पूछा भी नहीं है, उसका भी आंसर इसमें देने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 चीजें सिर्फ माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, क्योंकि इसमें जो इन्होंने उत्तर दिया है सरासर गलत है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सिर्फ पूछता हूं कि सड़क एवं नाली रिस्टोर करने का क्या मापदंड है, नंबर 1। नंबर 2, एनएचआई रोड से जो एनओसी लेना उसको छोड़कर बाइलेन सड़कों एवं मोहल्लों में कब तक कार्य पूरा करना था। तीसरा, क्या सरकार पाइपलाइन बिछाने के क्रम में तोड़े गए सड़कों और नालियों को क्या उसी रूप में पुनः ठीक कराने का विचार रखती है। माननीय मंत्री, पूरक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न और चिंता दोनों ही आई है। विभाग ने दरियादिली इसलिए दिखाई है कि पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो विभाग ने सोचा कि माननीय सदस्य ने जो मांगा है उससे थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन विभाग संतुष्ट नहीं कर सका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य को हम संतुष्ट कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बातें माननीय सदस्य ने कही यथारूप में उसमें बहुत सारी बातें तो धरातल पर हैं।
लेकिन चूंकि माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं और सरकार की कार्यप्रणाली से परिचित भी हैं, तो वह भी इस बात को जानते हैं कि योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएं बहुतेरी ऐसी होती हैं जिनकी पहले से पूर्व में कल्पना नहीं की गई थी। अभी नवीन भाई भी बैठे हुए हैं, विगत 2-3 दिनों से अखबार में भी चल रहा है, जुडको हरमू में एक ठो प्रस्तावित जल मीनार बनाना चाहती थी। वहां के स्थानीय निवासियों को इस बात की बड़ी आपत्ति है। लोकतंत्र है, अगर जनता की अपेक्षाएं हैं तो निश्चित रूप से उनको देखा भी जाना चाहिए। नवीन भाई ने दिया भी और हम लोग उसको देख के वैकल्पिक व्यवस्था में भी लगे हैं। तो मान्यवर इसी तरीके से योजनाएं धीरे धीरे करके विलंब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।